हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके खूबसूरत सा चैनल विज्ञान टिक्स पर मैं इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर लेके आया हूं और इस दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी मेन क्वेश्चंस मैंने आपको कल लिखाया था उसके आंसर्स कराने का प्रयास करूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को भी बहुत हद तक मैं लूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी। तो आगे बढ़ाते हुए टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होती है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, every charge is integral multiple of certain small number। और ये चार्ज है बच्चों Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इस पे क्या इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, पेपर के पर्पज से इस पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हाउ मेनी, क्वेश्चन देखो क्या होता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज। इसके लिए ये जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएगा। इसे मिटा दूं। अभी जो आपके पास फॉर्मूला था वो क्या था? फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू एन ई। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q बाय ई। कितना चार्ज बनाना है? 1 कूलम्ब बनाना है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है मैंने पहले लेक्चर में आपको बता रखा है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब देखो बच्चों, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गई और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा। ये क्या है? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? ये इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ये जो 6.25 है ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा 6 इंटू 10⁻18 आएगा। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब चार्ज को बनाएगा। 1 कूलम्ब चार्ज को क्रिएट करने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स की आपको जरूरत होगी। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये इनफिनाइट पोजीशन है। इनफिनाइट पोजीशन से किसी चार्ज को हम पॉइंट ए तक ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं? इनफिनाइट से। और जो इनफिनाइट से लाएंगे कितने चार्ज को लाना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। इस चार्ज को लाना है पॉइंट ए तक। तो पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करेगा, ऐसे तो आएगा नहीं, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहां से यहां लाने में जो वर्क डन होती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वही क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a certain point। किसी
सर्टेन पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होती है वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। तो V इक्वल्स टू W, जितना वर्क किया अपॉन चार्ज, चार्ज को Q से लिखते हैं। अब देखो इसका थोड़ा सा यूनिट का बात कर ले, तो यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अगर सपोज कीजिए कि 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करना पड़ा, तो इसी को क्या कहते हैं बेटे, वोल्ट कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, ये वोल्ट होगी। समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। इसे मिटा दूं, अब बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। ये देखो बच्चे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आपने पोटेंशियल में देखा, क्या देखा, अनफिनाइट से चार्ज आ रही थी पॉइंट ए तक, पॉइंट ए तक चार्ज आई। यही चार्ज ए से अगर बी तक आ जाए, पॉइंट ए तक लाए थे तो पोटेंशियल क्या था, वीए, पोटेंशियल को वी से लिखते हैं। अब ये कहां तक गया, बी तक गया, तो पोटेंशियल क्या हो गया, वीवी हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से लिखते हैं। ये बताता है कि डिफरेंस कितना है। तब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बी पर पोटेंशियल है उसमें माइनस कर देंगे पॉइंट ए का पोटेंशियल, यही पोटेंशियल डिफरेंस होती है। गॉट इट बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको डेल्टा वी से लिखते हैं। तो जो यूनिट पोटेंशियल का है वही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या होगा बच्चों, वोल्ट होगी। समझ में आ रहा है। अब आगे चलो, अब आगे जो है वो है रेसिस्टेंस। आगे की जो टर्म है रेसिस्टेंस है। अब ये रेसिस्टेंस क्या कहता है, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है तो उस फ्लो को अपोज करता है कि आप इससे फ्लो ना करो, यही रेसिस्टेंस है। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो द प्रॉपर्टी of a material which opposes the flow of current is called resistance। इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं बच्चों, is called resistance। यही हमारा रेसिस्टेंस है। और ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस क्या है, जो अपोज कर रहा है, और ये रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये रेसिस्टेंस है। अब देखो बच्चों, रेसिस्टेंस का आपको मैंने सिंबल बताया था, रेसिस्टेंस को R से लिखते हैं। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल को क्या लिखते हैं, V अपॉन I। ये रेसिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I हो जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल का क्या यूनिट है, वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट है, एम्पियर। तो ये जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है इसी को हम लोग बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं बच्चों, ओम। और इसका सिंबल ये है रेसिस्टेंस। अब देखो बच्चों, मैंने कहा था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कराऊंगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स
on which resistance depend, रेसिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो 4 फैक्टर क्या है बच्चों, आंसर बनाओ। मैंने कह रखा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि किस मटेरियल का रेसिस्टेंस बनाया गया है। ये 4 इसके फैक्टर्स हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मजा आ रहा है? मैं आंसर भी कराऊंगा, ढेर सारे आंसर्स कराऊंगा इस वीडियो में। इसे मिटा दूं। अब देखो बच्चों, ये जो रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए, थोड़ा सा, ये जरूरी नहीं है। ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो रेसिस्टर है, ये एलॉय का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? एलॉय का बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एलॉय है जिससे कि रेसिस्टेंस बनाते हैं वो है मैग्नीन, MAGANIN। ये एलॉय है मैग्नीन। ये सबसे पहले एडवर्ड वेस्टन ने बनाया था बच्चों, एडवर्ड वेस्टन ने बनाया था। और इसमें क्या क्या होता है एलॉय में? कॉपर होती है, मैग्नीज होता है और निकेल होती है। कॉपर इसमें 86% होता है, मैग्नीज 14% होती है और निकेल कितना बच गया? 86 और 4 नहीं, ये 86 और 12 कितना हुआ? 86 प्लस 2 88 प्लस 10 98। तो निकेल क्या होती है? 2% होगा बच्चों। ये रेशियो है। ये मैग्नीन इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है रेसिस्टिविटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी को ध्यान से समझिए। अगला टॉपिक क्या है? रेसिस्टिविटी। और मैंने बताया था इसको किससे लिखते हैं बच्चों? रो से लिखते हैं। रेसिस्टिविटी को रो से लिखते हैं। अब रेसिस्टिविटी क्या कहता है? रेसिस्टिविटी कहता है अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की जितनी लेंथ है, रेसिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये जो रेसिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब यह है कि ज्यों-ज्यों लेंथ बढ़ेगा त्यों-त्यों रेसिस्टेंस बढ़ेगी, ज्यों-ज्यों लेंथ घटेगा त्यों-त्यों रेसिस्टेंस घटेगी। यही होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा क्या कहता है? ये जो रेसिस्टेंस है ये एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन अगर बोले इसका मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ रहा है तो एरिया क्या होगा? घटेगा। अगर एरिया घट रहा है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब वाइस वर्सा होती है। समझ में आ रहा है? अब ये जो रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कंबाइन कर देते हैं। अब कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंबाइन कीजिए। कंबाइनिंग करने आपको आता होगा। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कीजिए। तो ये आर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? लेंथ अपॉन एरिया। और जहां भी प्रोपोर्शन आता है उस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं। और कांस्टेंट यूज करना इसलिए पड़ता है कि ये जो प्रोपोर्शन का साइन है ये रिमूव हो जाए। तो R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए हो जाती है। और ये जो रो है बच्चों, ये रो क्या है? यही रो रेसिस्टिविटी है। पहले इसको लिख लो कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन व्हिच इज नोन एज
रेसिस्टिविटी। ये क्या है बच्चों? रेसिस्टिविटी है, विच इज नोन एज रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी समझ में आ गया। अब देखिए इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। अब इसका जब यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा? अभी देखो बच्चों क्या आया है, R इक्वल्स टू क्या आया, रो इंटू एल बाय ए। आपके पास जो आया है वे R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए, एल बाय ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो रो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, और रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। आ रहा है समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और रो का सब्जेक्ट बना दिए तो क्या आया हमारे पास, आर ए अपॉन एल आ गया। अब ये जो आर ए अपॉन एल आ गया, अब यहां से हम इसकी यूनिट फाइंड करते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है रेसिस्टेंस जो है इसकी यूनिट क्या है, ओम है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर से इसकी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। इसी को बच्चों पढ़ते हैं ओम मीटर, ओम मीटर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो होगी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स पे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।